पिस्तौल लेके कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और गोली चलाता है, जिसमें एक महिला घायल होती है और एक लॉयर के भी गोली लगती है। लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के लिए, पूरी तरीके से फेलियर के लिए कश्मीर में और दिल्ली में अमित शाह साहब के इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर किसी को भनक भी लगे और उसमें देशभक्ति का इतना सा भी जज्बा बाकी है तो इसकी तह तक जाए बगैर उसको नींद नहीं आनी चाहिए। सतपाल मलिक साहब ने देरी की है बताने में, तो उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। अब अगर उन्होंने झूठ बोला है तो उनके लिए बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी उनको नौकरी करने पे वहां मजबूर किया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही और उनकी हत्याएं ज्यादा हो रही। तो जब वो मोदी जी का झूठ बता सकते हैं तो अपने आप उनको क्या शर्म आती होगी। ये तो इस प्रकार के झूठ बोलने में सक्षम लोग हैं ना, ये झूठे हैं, बड़े बड़े झूठे हैं। ये एक बात उभर के आ रही, अभी आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले ही किरण पटेल नाम के एक व्यक्ति को भी देखा होगा जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया है, जो Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। ये भी सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह साहब की बनती है। इसीलिए अमित शाह साहब कश्मीर की वजह से ही इतना बड़ा फेलियर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी मैं सतपाल मलिक साहब जो एक्स गवर्नर है कश्मीर के, उनके खुलासे पे तो जा ही नहीं रहा हूं। उसके अलावा भी अमित शाह साहब को इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए अगर उनको अपनी जिम्मेदारी का 1% भी ख्याल है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अडानी जी को कैसे बचाना है और उनको कैसे पैसे कमाने देना है, इसी पे उनका पूरा ध्यान फोकस रहता है। और इसके अलावा उनका ध्यान पूरा फोकस इसलिए इस पे रहता है कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भ्रष्ट लोग हैं या कमजोर लोग हैं, उनको तोड़ के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए के माध्यम से डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में सभी करप्शन करने वाले लोगों को कैसे एमएलए एमपीज को जोड़ लिया जाए। तो पहले तो हम इस्तीफे की मांग करते हैं अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ इतना बड़ा। दूसरा, आज साकेत कोर्ट में फिर एक शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है कि वहां के डीसीपी जो हैं, डीसीपी साहिबा जो हैं, उन्होंने फौरन एक स्टेटमेंट दी और इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि वो उसको इंप्रूव भी करेंगे। ये भी देख लीजिए दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, आगे अमित शाह साहब के। और डीसीपी साहिबा क्या कह रही हैं कि कैसे जो कॉपी बुक स्टाइल है आरएसएस और बीजेपी का, असली मुद्दे से हटा के दूसरी तरफ ध्यान भटकाने का, कि ये महिला जो है पैसे और एक ठगी करती थी महिला ये पैसे की, और जो जिसने गोली मारी है वो उसको पहले से जानता था, उसने उधार दे रखा था। क्या ये सब इशू है? इशू क्या है कि एक पिस्तौल लेके व्यक्ति, इतनी मजबूत सुरक्षा का घेरा जो बताती है दिल्ली पुलिस, उन्होंने सभी अदालतों में बना रखा है, उसको काट के, उसको तोड़ के पिस्तौल लेके कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और गोली चलाता है, जिसमें एक महिला घायल होती है और एक लॉयर के भी गोली लगती है। अभी 14 अप्रैल को ही हमने जजेस की प्रोटेक्शन के लिए और लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। आज तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं आया। वकीलों पे गोलियां निरंतर चली जा रही हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 महीना पहले ही आप लोगों ने 30,000 में देखा था शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले रोहिणी कोर्ट में लगातार शूटिंग के इंसिडेंट्स अदालतों के अंदर, कोर्ट प्रेमिसेस में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अमित शाह साहब को सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का, जो मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से अडानी जी पैसे चुराएं और भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी तक पहुंचाएं, इसी पे उनका ध्यान लगा रहता है। दूसरी वजह यह है उनसे इस्तीफा मांगने की कि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर आती है और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह साहब लॉ एंड ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी अपने गलत कामों की वजह से, जो उनके पॉलिटिकल मकसद के कारनामे हैं, और जो दूसरे जो शरीफ बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस का भी उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पे स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो है। तो इस वजह से भी हम अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगते हैं कि वो दिल्ली पुलिस इस तरीके से
नाकाम हो रही है। दिल्ली में अदालतों के अंदर सुरक्षा मुहैया कराने में जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी दिल्ली में व्यवस्था है वो सब आप लोगों से छुपी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है। सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली में ही असॉल्ट की घटनाएं महिलाओं के ऊपर कितनी बढ़ गई हैं आप सभी लोगों को पता है। तो इन दो वजह से हमने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा है और अदालतों की सुरक्षा के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए हम लोग 14 अप्रैल की तरह, 14 अप्रैल को तो हमें अरेस्ट कर लिया था, गोली मारने की भी धमकी दे रहे थे, लेकिन हम इस गोली और जेल से अमित शाह साहब की नहीं डरेंगे। हम एक बड़ा आंदोलन वकीलों की सुरक्षा के लिए अभी अगले हफ्ते से ही लॉन्च करेंगे। उसके लिए हम आपको सब लोगों को बुलाएंगे भी। किसी भी हालत में हम जजेस को प्रेशर में नहीं आने देंगे, सरकार को जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं बनाने देंगे और किसी भी हालत में वकीलों के ऊपर भी हम कोई भी सुरक्षा, वकीलों की सुरक्षा के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। पूरा देश की जनता जजेस के साथ और लॉयर्स के साथ खड़ी है और हम लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के लिए, पूरी तरीके से फेलियर के लिए कश्मीर में और दिल्ली में अमित शाह साहब के इस्तीफे की मांग करते हैं। सर, जैसे साकेत कोर्ट वाला मामला बताया आपने, इसमें भी जो गोली चलाई जिस बंदे ने वो एडवोकेट की ड्रेस में था। देखिए ये विषय ही नहीं है ना, एडवोकेट्स की ड्रेस में कोई भी आ सकता और कोर्ट के अंदर घुसने के लिए कोई एडवोकेट्स की ड्रेस पहन के आता है हथियार लेके, तो हथियार चेक करने की जिम्मेदारी तो हर एक कोर्ट के बाहर। इतनी बड़ी सुरक्षा का पूरा इंतजामात है, एक वो है हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति की वकीलों समेत तलाशी ली जाती है, तो ये फिर कैसे बंदूकें अंदर घुस जाती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं सब और आप जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आज के टाइम में सारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं आप लोग जाके चेक करें। जब से अमित शाह साहब आए और ये पिछले कुछ एक साल से तो मैं खास तौर पे देख रहा हूं, सब रेलवे स्टेशन की, सब बस स्टेशन की, बस अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अमित शाह साहब जैसे रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था ना, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है। एयरपोर्ट्स की भी, रेलवे स्टेशन की भी, बस स्टेशन की भी, और वैसे भी खास तौर पे जो भी प्रदेश अमित शाह साहब यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है और अमित शाह साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जाके मेहरबानी करके दिल्ली और उसके आसपास के रेलवे स्टेशन ही हैं, उस पर देख लीजिए कि क्या कोई अब चेकिंग हो रही है प्रॉपर या नहीं हो रही है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की डायल एक संस्था है जो फिर प्राइवेट है, मुझे ये बताया जा रहा है कि ये डायल जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी अडानी साहब की है। तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। ये सब अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, अमित शाह जी को जो पैसे का लालच है उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की और कश्मीर की। सर, अभी आपने 2 मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहला आपने पुलवामा का जिक्र किया। पुलवामा नहीं, पुंछ में अभी 5 सुरक्षा हमारे जो कर्मी थे, जवान थे, वो मारे गए हैं, फायरिंग हुई है उनके ऊपर। सत्यपाल मलिक का भी जिक्र जी किया। जी, तो मैं उस पर ये कहना चाह रहा था कि सत्यपाल मलिक जी जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो जो पोल है वो खोलते हैं, उससे पहले आप क्यों नहीं खोला जब इतनी बड़ी घटना होगी, आप फिर खामोश थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सवाल जायज है, वो सवाल जायज है। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्यपाल मलिक जी ने ये खुलासा देर से किया, इस वजह से लोग जो हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुलासा क्या किया। इस खुलासे की अगर किसी को भनक भी लगे और उसमें देशभक्ति का इतना सा भी जज्बा बाकी है तो इसकी तह तक जाए बगैर उसको नींद नहीं आनी चाहिए। खास तौर पे मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं, उनको रात को नींद कैसे आ रही है, ये बात है सबसे महत्वपूर्ण। कि अगर सत्यपाल मलिक जी की बात में 1% भी सच्चाई है, और सत्यपाल मलिक जी कोई आम आदमी नहीं है, मैंने कभी इशू नहीं उठाया था, आपको पता होगा, जब तक सत्यपाल मलिक जी ने इस बारे में नहीं बोला। पुलवामा का इशू मैंने कभी नहीं उठाया इस नजरिए से कि उसको इस तरह से भी शक की नजर से देखा जाना चाहिए कि क्या सरकार की लापरवाही या इन्वॉल्वमेंट से भी वो, सरकार नहीं, अमित शाह साहब और मोदी जी, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ही नाम लिए सत्यपाल मलिक साहब ने, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कुछ सत्यपाल मलिक साहब ने देरी की है बताने में
तो उनके उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। अब अगर उन्होंने झूठ बोला है तो उनके लिए बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी मैं कहूंगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रली, बहुत ही निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। इससे बड़ा देश की सुरक्षा को खतरा किसी चीज से नहीं हो सकता। लेकिन सर अभी जिस तरह से देश में हो रहा है कि कोई पत्रकार बन के किसी को मार दे रहा है, कोई लॉयर बन के जा रहा है किसी को मार दे रहा है, तो इसको लेकर सर अब क्या सरकार से क्या मांगे चाहिए, क्या इसमें होनी चाहिए? नहीं, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए ना, उनके बस की नहीं है होम मिनिस्ट्री संभालना, उनके बस की नहीं है, ये उसी से हो रहा है। या तो बस की नहीं है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर वो एफिशिएंट व्यक्ति हैं तो फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीजों में, और अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो वो इसके लायक नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं सर कि एफिशिएंट हैं इसलिए जो हमले हैं वो कम हो गए। पहले जो है कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बमबारी की जाती थी और अब वो कम हो चुकी है। एक अच्छा सवाल पूछा आपने। एक गैर सरकारी संस्था है, उसने एक टेबल निकाली है जो ये दिखाती है, अगर आप चाहें तो वो लोग देख भी सकते हैं। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है आप लोग देखें। ये एक संस्था है जो डेटा शीट निकाल रही है जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंट इंसिडेंट्स की, साउथ एशिया की। तो ये इसके हिसाब से 2015 से पहले 100 का आंकड़ा कभी अगर पार हुआ है इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग जम्मू एंड कश्मीर में, तो 2011 में 100 का आंकड़ा पार हुआ था। उसके बाद 100 का आंकड़ा 2016 में, यानी कि 2014 में 91 लोग मरे थे, 2015 में इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग 2015 में 86, 2016 में 112, 2017 में 163 और उसके बाद 18 में 206, 19 में 135, 20 में 140, 21 में 153, 22 में 151। ये अमित शाह जी का जो बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस रिकॉर्ड है ये है। अब ये सही है या गलत है ये आप लोग करें। उससे पहले 2011 में 119 लोग मरे थे, 2012 में 70, 2013 में 84, 2014 में 91। ये स्थिति है। और 2014 में जो पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे, इस आंकड़ों के हिसाब से 2011 में 31, 2012 में 18, 2013 में 53, 2014 में 47, 2015 में 41, 2016 में उससे डबल हो गए 88, 17 में 83, 18 में 95, 19 में 78, 20 में 56, 21 में 45, 22 में 30। तो ये अमित शाह साहब का आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जो कश्मीरी पंडित हैं, और कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि अपने आप को सफल होम मिनिस्टर बनाने के लिए, जो उनके संगठन है वो क्या कह रहे हैं, अपने आप को सफल होम मिनिस्टर बताने के लिए कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं। वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में वैली में खास तौर पे अपनी ड्यूटी करें, और उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे। उसकी वजह से जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्याएं पिछले कुछ सालों में, अमित शाह जी के जब से होम मिनिस्टर बने, हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन उनको वहां से हटने का भी मौका नहीं दिया जा रहा, उनको फोर्स किया जा रहा है वो खतरे की जगह पे जाएं, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं अमित शाह जी, इसलिए उनकी हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। ये कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, और मैं कश्मीरी पंडितों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। अपने आप को अच्छा होम मिनिस्टर साबित करने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी उनको नौकरी करने पे वहां पे मजबूर किया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही, और उनकी हत्याएं ज्यादा हो रही। सर, इन जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से अभी जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई है, जिसमें जो बताया जा रहा है आतंकवादी घटना है, और इसमें 5 जवान शहीद हुए, लेकिन जब जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, दावा करती थी कि हम जो इस धारा 370 हटा देंगे, पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्या ये हो पाया, या फिर वैसे एक जुमले की तरह ये भी यूज किया जा रहा है? नहीं, धारा 377 हटने के बाद भारत की जो स्थिति थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो बहुत ज्यादा कमजोर हुई, पूरी दुनिया में भी और जम्मू कश्मीर में भी। क्योंकि धारा 370 रखना एक बात है, लेकिन अमित शाह साहब के खुद कंट्रोल में आ गई। अमित शाह साहब एक एफिशिएंट व्यक्ति है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनको कोई ना इंटरेस्ट है उनका,
ना वो एफिशिएंट है। फिर दावा किस आधार पर कर दावा तो वो झूठ बोलते हैं ना, वो तो खुद ही उन्होंने ही तो मोदी जी का झूठ को बताया था कि वो झूठ बोलते हैं मोदी जी जुमला बोल के, उन्होंने बोला था ना अमित मोदी जी तो जुमला बोलते हैं। तो जब वो मोदी जी का झूठ बता सकते हैं तो अपने आप उनको क्या शर्म आती होगी झूठ बोलने में, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। उनके हर एक हाव भाव में झूठ ही झूठ होता है। वो किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट हैं। वो जो भी बोलते हैं वो झूठ ही होता है। कोई भी अच्छी बात वो बोलते हैं तो वो झूठ ही होती है। हाँ, अगर वो ये कहें कि मैं पूरी तरह से नाकाम हो गया हूं, मेरा मतलब इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाने में रहता है, मेरी मानसिकता तो मैं गुजराती भी हूं और मनुवादी मानसिकता का गुजराती हूं, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में रहता है, तो ये बात उनकी सही होगी। सतपाल मलिक ने जिस तरह से दावे किए हैं और जिन्होंने आरोप भी लगाए, अगर क्या आम मुद्दों की तरह ये भी मुद्दा एक दब के रह जाएगा बस एक हेडलाइन बनकर? इतने लाखों करोड़ रुपए अमित शाह जी और मोदी जी खर्च कर रहे हैं ये क्रिमिनल मीडिया के ऊपर, एडवर्टीजमेंट देने ऊपर, यही तो जो सच है उनको छुपाने के लिए। अगर सतपाल मलिक जी ने झूठ बोला तो अरेस्ट करें ना उन्हें, इतना बड़ा झूठ बोला, नहीं कर रहे ना अरेस्ट। उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है एकदम, और ये जान के अमित शाह जी ने की होगी क्योंकि उनका दिमाग इसी प्रकार से चलता है, डराने की, हर एक को डराने की बात करते हैं। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल में लेटेस्ट दे सकता हूं, और लेटेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि बिहार में जाके सभा करके ये बोल रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। योगी जी और इनमें एक आपस में कंपटीशन चल रहा है। योगी जी ने बोला हम मिट्टी में मिला देंगे, अमित शाह जी ने उसके जवाब में बोला हम उल्टा लटका देंगे। ये जो इस तरह के मतलब निम्न स्तरीय जो बातें कही जाती हैं वो इन दोनों में चल रहा है एक बड़ा कंपटीशन के मोदी जी को के बाद या मोदी जी को हटा के कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसमें बीजेपी के अंदर जो जबरदस्त एक होड़ चल रही है, उन दोनों में, ये योगी जी में और अमित शाह जी में एक कॉन्टेस्ट या द्वंद्व चल रहा है। उसके नतीजे में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती देख रहे हैं वो उसके नतीजे में भी हो सकती हैं। ऐसी हम मांग बार बार कर रहे हैं कि ये एस्पेक्ट भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं इन दोनों की राइवलरी की वजह से तो नहीं हो रही है इतनी सारी घटनाएं। एक बड़ी खबर को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा देखते हैं कि क्रिएट किया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा पुलवामा में था, उसके बाद आपने यूपी वाला देखा, अतीक अहमद वाला। तो जब इतना बड़ा मुद्दा को दबाने के लिए इतना एक मुद्दा क्रिएट किया गया, लग रहा है कि इस देश में कुछ हो सकता है? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये पीआर एजेंसी के जरिए या पीआर एजेंसी की मेंटेलिटी से देश चलाने वाले ज्यादा दिन थोड़ी चलेंगे। इनकी सारी जो भी गलतियां हैं, जो सारे ये गंदे घिनौने काम हो रहे हैं आजकल, देश की सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो एक लॉबी है उसके द्वारा, ये एक्सपोज होंगी धीरे धीरे करके। आप देख रहे हैं, सतपाल मलिक जी ने बोली है ना इतनी बड़ी बात, ये क्या छोटी बात समझते हैं? अगर ये सच है तो आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा। जिन लोगों ने ये लापरवाही की या इसमें उनकी शामिल थे इस काम को कराने में, उनका पता है आपको क्या अंजाम होगा, सबको फांसी होगी। लेकिन कुछ लोग तो बता रहे सतपाल मलिक बीजेपी के, ये उन्होंने इस तरह का 2024 से पहले ये चीजें कैसे सामने आई? बीजेपी के हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के गवर्नर का स्टेटस जो होता है वो ऑलमोस्ट देश के होम मिनिस्टर के बराबर होता है, इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पे थे वो। तो उनको जो जानकारी है ना वो आईबी उनको वो ब्रीफ करती है, रॉ उनको ब्रीफ करती है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को, इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रीफ करती है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को। क्यों उनकी, मैं इस बात को क्यों सीरियसली ले रहा हूँ, उससे पहले मेरा आपने कोई बयान नहीं देखा होगा। मैं तो इस बात पे शौक ही तभी हो गया जब जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर ने ये बात की, तब मुझे लगा नहीं इसमें कोई और बात भी है। उससे पहले मैंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, आप सब लोग देख सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया हो सकता है? मैं समझता हूँ ये उन चंद मामलों में से एक मामला है, जैसा एक 2000 किलोमीटर चाइना ने जमीन हमारी छीन ली, इस पे सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। जो ये घटना है पुलवामा वाली, इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा ईमानदार वकील, कोई बहादुर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पीछे हट जाता हो, ऐसा वकील नहीं जो पीछे हट जाता हो। आप भी ले सकते हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को एमिकस क्यूराई बनाना चाहिए। मुझे तो आज तक किसी भी कोर्ट ने एमिकस क्यूराई नहीं बनाया, वो मेरा दुर्भाग्य कहें या किसी और का, ये अलग बात है, मगर मैं बता रहा हूँ कोई निर्भीक वकील को इसमें एमिकस क्यूराई बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो इन दोनों चीजों में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सर, आपने अभी अमित शाह जी की मेंटालिटी की बात करी, तो किस तरह की मेंटालिटी है उनकी? क्या वो इन मामलों पे ध्यान देना ही नहीं चाहते या फिर वो खुद इन मामलों के पीछे है? देखिए,
हम तो एक इन्फॉर्म्ड गेस ही बता सकते हैं ना। अमित शाह जी इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मोदी जी से भी ज्यादा पावरफुल कई लोग उन्हें बताते हैं। उन्होंने अपने बेटे को किस स्पोर्ट्स की, किस क्रीड़ा की गवर्निंग बॉडी का जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनवाया? बीसीसीआई। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा, ये तो सब आपको पता है ना, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी खेल में, किसी खेल के संस्थान में है तो बीसीसीआई में है। तो फुटबॉल भी है, कबड्डी भी है, हॉकी भी है, बहुत सारे ऐसे खेल हैं। अगर उनको पैसे के अलावा कोई भी शौक होता तो उससे ही पता लग जाता कि अपने बेटे को कम से कम वहां बनवाते। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके बेटे में खुद ऐसी कोई भी काबिलियत है कि वो स्वयं बीसीसीआई जैसी, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, हर एक व्यक्ति जो पैसे में इंटरेस्टेड रहता है ना, जिसका इंटरेस्ट पैसे में रहता है, वो बीसीसीआई की तरफ ही भागता है। तो इस घनिष्ठ इतने जबरदस्त कंपटीशन में से उनको बनाने के लिए अमित शाह साहब की मदद के बगैर तो वो बन ही नहीं सकते। तो बने हैं तो उससे अंदाजा, नहीं तो हॉकी के बनते। हॉकी को कितनी जरूरत है? हॉकी में अगर अमित शाह जी अपने बेटे के थ्रू इंटरवेंशन करते तो शायद, अगर उनका इंटरेस्ट होता किसी भी और चीज में पैसे के अलावा। तो मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। कोऑपरेटिव में देखिए, कोऑपरेटिव में पैसा होता है। अब होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव का आपस में क्या ताल्लुक? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी ली है क्योंकि कोऑपरेटिव में बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव में बहुत सारे पैसे का खेल करने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो अमित शाह जी के लिए पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है देश से, ऐसे संकेत उनकी हर एक क्रियाकलाप से मिलते हैं। बहुत सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए पैसा ही है। ये ऐसे उनके क्रियाकलाप से इशारा मिलता है साफ साफ। फिर जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कंपटीशन टाइप का है कि दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो उस मामले में अगर देखा जाए तो यूपी में गुंडा राज खत्म करने की बात की जाती है और गुंडा राज खत्म हो रहा है ये भी कहा जा रहा है। तो फिर अमित शाह को भी तो सिक्योरिटी को टाइट रखना चाहिए था अगर कंपटीशन की बात होती तो, जैसा कि आप कह रहे हैं। मतलब यूपी की सिक्योरिटी में, यूपी में तो सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं ना, आप गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में गुंडा राज खत्म किया जा रहा है। तो देश में अगर देखा जाए तो बीजेपी कहती है कि हम गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि अमित शाह जी सिक्योरिटी लूज छोड़? देखिए, आप जो बात कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि योगी जी ये कह रहे हैं मैंने गुंडा राज खत्म किया, हाँ। और अमित शाह जी ये कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा होम मिनिस्टर हूँ जी। सिक्योरिटी मतलब तो दोनों देश की सिक्योरिटी और कश्मीर की सिक्योरिटी बड़ी है जी। मगर ये तो वो दोनों अपने आप बोल रहे हैं ना, ये तो झूठ बोलने का कंपटीशन भी तो चल रहा है ना दोनों के बीच में। ऐसा भी तो प्रतीत होता है कि वो एक झूठ बोलते तो उससे बड़ा झूठ वो बोलते हैं और उससे बड़ा, क्योंकि दोनों में काम करने के लिए तो दोनों ही अक्षम है, कर ही नहीं पा रहे हैं। यूपी में गुंडा राज ही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं ये उमेश पाल जी की हत्या गुंडा राज, उसके बाद अतीक के बेटे की हत्या जो पुलिस ने एनकाउंटर दिखा के की वो गुंडा राज, उसके बाद अतीक और उसके भाई की हत्या वो गुंडा राज। मैं इन तीनों को भी भूल जाता हूं। एक 11 साल की बच्ची थी, उसका कुछ गुंडों ने रेप किया, उसके बाद उनको जमानत गुंडा राज के तहत ही मिली, क्योंकि पुलिस तो दूसरे कामों में लगी हुई है ना। योगी जी के पर्सनल, जो जैसे अमित शाह जी के पर्सनल काम में उनकी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी खासतौर पे एटीएस और दूसरे ऐसे जो मलाईदार पद हैं, वो सारे पुलिस ऑफिसर्स तो योगी जी की दूसरी प्रकार की सेवाओं में, लॉ एंड ऑर्डर से उनका कोई मतलब नहीं है, दूसरी प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो उस बच्ची को घर में घुस के उसके नाबालिग छोटे से बच्चे के साथ जला के मार दिया जाता है, ये गुंडा राज नहीं तो क्या राज है। उसके बावजूद भी योगी जी की शक्ल बचती है कि वो ये कहेंगे मैंने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया। अभी 5 हमारे जवान मारे जाने, मैंने भी आपको आंकड़े दिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, फिर भी अमित शाह साहब यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया है वहां पे। तो ये झूठ बोलने का कंपटीशन है, उसमें भी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है कि कुछ भी बोल दो, नजर कुछ आ रहा है मैं बोल दूं, आप यहाँ मेरे सामने बैठी नहीं है। ये तो इस प्रकार की बात है ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा। ये तो इस प्रकार के झूठ बोलने में सक्षम लोग हैं ना, ये झूठे हैं, बड़े बड़े झूठे हैं। सर, अगर पुलिस ही गुंडा बन जाएगी, जैसे कि अतीक के बेटे आसिफ का इनकाउंटर बता दिया हत्या करके, तो पुलिस ही गुंडा बन जाएगी तो आम जनता किस पे भरोसा करेगी सर? नहीं, पुलिस गुंडा नहीं बन रही है। देखिए, इसमें हमको फर्क बहुत समझना जरूरी है।
बिल्कुल फर्क समझना जरूरी है। पुलिस गुंडा नहीं बन रही है। जो अमित शाह साहब के टच वाले या उनके प्रिय भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, एनआईए में, वो गुंडागर्दी करते हैं उनके कहने पे। बाकी पूरी फोर्स जो है वो उसमें बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, उन्हीं की वजह से तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत टिका हुआ है। हालांकि इन सभी लोगों को पनिशमेंट पोस्टिंग्स मिलती हैं, इनको साइडलाइन किया जाता है, मगर फिर भी ये लोग हैं ना, उसी की वजह से, उन ईमानदार अफसरों की वजह से, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो पुलिस हो, उन ईमानदार अफसरों की वजह से ही तो देश थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चल रहा है। वरना तो ये जो इस प्रकार के जो ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल पोस्ट होती है उनको मलाईदार भी कहा जाता है, उन पोस्टों पे अपने भ्रष्ट अधिकारी जो उनका जी हुजूरी करते हैं उनको लगाते हैं। लेकिन ईमानदार ऑफिसर्स पुलिस में भी, प्रशासन में भी मौजूद हैं, उन्हीं की वजह से देश आज बचा हुआ है और खड़ा हुआ है। पूरी पुलिस को कहना बुरा, पूरे प्रशासन को कहना बुरा गलत बात है, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अतीक और अशरफ के मामले में एसआईटी की जांच हो रही है, क्या लगता है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो एसआईटी योगी जी बनाएंगे वो लीपापोती के लिए हो, वो इसमें अपराध छुपाने के लिए होगी, अपराध की तह तक जाने के लिए होगी नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को जिसका बहुत ही अच्छा इलस्ट्रियस करियर रहा होगा, उसको जिसको साइडलाइन करना होगा, अगर यूपी पुलिस में से भी बनाना, ऐसे किसी ईमानदार व्यक्ति को बनाए, देखे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ऐसे किसी ईमानदार व्यक्ति को डीजीपी बना दे, बगैर ये एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर किए बगैर सारे यूपी में बिल्कुल एकदम शांति आ जाएगी। और शांति कौन सी शांति? जो आज जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक खास किस्म का माफिया जो कि जिनके नाम बहुत सारे लोगों ने पब्लिक डोमेन में शाया कर रखे हैं, लिस्ट बनी हुई है पूरी। जिन माफियाओं को कुछ नहीं कहा जा रहा, उनकी तरफ पुलिस जो है दूसरी तरफ देख रही है ताकि वो मजबूत होते रहें, और दूसरे जो माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं ताकि एक माफिया मजबूत होता रहे एक तरह का, और दूसरे माफियाओं को कमजोर किया जाए। तो ये माफिया का काम है या किसी पुलिस का काम है या किसी चीफ मिनिस्टर का काम है कि एक प्रकार के माफिया को नजरअंदाज करना, उसको मजबूत करना, बाकी सब माफियाओं को खत्म करना, ताकि एक ही प्रकार का माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा कर ले, जमीनें, सरकारी जमीनें हड़पने में, लोगों से जमीनें छीनकर एक्सटॉर्शन करने के लिए, यहाँ तक कि जो एससी कम्युनिटी की जमीनें हैं उनके ऊपर से भी जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे, वो डीएम की जो परमिशन लेनी पड़ती थी वो योगी सरकार ने हटाई है। इससे बड़ा माफिया राज क्या होगा? उन्होंने खुली छूट दी अपने माफियाओं को कि अब जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो एक बचाव था, डीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, वो भी हटा दिया। ये माफियाओं को फैसिलिटेट करने की तो एक गतिविधि है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीन जो वो नहीं छीन पा रहे थे उसको भी छीनने की पूरी खुली छूट माफिया को, लैंड माफिया को योगी सरकार ने दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।